हेलो एवरीवन, प्रीमियर आधार आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपीएससी मेंस के लिए ऑप्शनल ज्योग्राफी के लिए जो है एक आंसर राइटिंग क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन इंटरेस्टेड है वो आपका दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं या इस एड्रेस पर छत्तीसगढ़ बिलासपुर विजिट कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ चीज़ें वहाँ पर जो है आपका लाइव रहेगी, यूट्यूब में डले रहेंगे। उसके माध्यम से यूट्यूब चैनल प्रीमियर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बाद यदि लगता है कि इससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, फ्रूटफुल लग रहा है, तो हमारे तक रीच कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वगैरह जो चलता है उस टेस्ट सीरीज वगैरह को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं कुमार ज्ञानेश पिछले 20 सालों से जो है यूपीएससी और अदर पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाते रहा हूँ। ऑप्शनल के रूप में ज्योग्राफी मेरा एक्सपर्टीज़ वाला सब्जेक्ट रहा है और कई सारे बच्चे मेरे जो है ऑलरेडी सेलेक्टेड रहे हैं। तो अच्छे नंबर्स ऑप्शनल्स के रूप में देखेंगे तो ज्योग्राफी एक बेस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल्स में आता है। यदि आपको सही गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस, सही कंटेंट्स आपको जो है दे दिया जाए तो मिल जाए तो ज्योग्राफी में नंबर कटने की संभावनाएं कम होती है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रॉपर गाइडेंस और सही नोट्स, कंटेंट वगैरह ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम लोग अवेलेबल हैं, तो मोस्ट वेलकम फॉर दैट। तो हम लोग आंसर राइटिंग क्लास में आज टॉपिक पेपर फर्स्ट का ओशनोग्राफी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें हम लोग जितने प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस है उसका अच्छे से कम शब्दों में जितने वर्ड्स में पूछा गया है उतने वर्ड्स में एक अच्छा आंसर कैसे लिखेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसको मैं डिस्कस करूँगा। और संबंधित चीज़ों को जो है कुछ कंटेंट आपका जो है प्रिंटेड के रूप में रहेगा जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। बाकी कुछ चीज़ें मैं जो मेरे दिमाग में है उसका आंसर कैसे लिखा जा सकता है उसको मैं लिख करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो बिना कॉपी पेन के ना बैठे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुछ चीज़ें नोट डाउन करते रहोगे तो फिर वो आपका फ़ायदा होगा। तो धीरे धीरे करके एक 1 बाय 1 पहले ओशनोग्राफी कंप्लीट करूँगा, फिर उसके बाद जो भी अदर टॉपिक्स होंगे, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, सिलेबस के जो भी होंगे, धीरे धीरे करके सभी टॉपिक्स के लगभग मैं 1989 से ले रहा हूँ, है ना। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है, इसमें शायद लिखा नहीं है, ये लिया हुआ है आपका जो मैंने 1989 से लेकर 2025 तक जो भी टफ क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस है, उसको डिस्कस करेंगे। बाकी जो सीधे सीधे क्वेश्चंस है उसका बस एक फ्रेमवर्क बना के मैं आप लोग को दे दूंगा। एक उसका जो है मॉडल आंसर या मॉडल आंसर के फॉर्म में क्या पॉइंट्स हो सकते हैं वो दे दूंगा। और जहाँ पे लगता है कि क्वेश्चन टफ है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है, उसको मैं डिटेल में और एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा ताकि हम जल्दी से ख़त्म कर सकें। अदरवाइज बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास हो जाते हैं 1989 से लेकर 2025 का मतलब है कि लगभग 35 ईयर्स के क्वेश्चंस। और इतना जब कर लोगे तो कोई भी नया क्वेश्चन जो बनेगा वो आपसे बाहर नहीं होगा लगभग। और ज्योग्राफी में देखा गया है कि लगभग 60-70% क्वेश्चन या 75% क्वेश्चन घुमा फिरा के रिपीटेड होते हैं। आप पेपर उठा के एनालिसिस करेंगे तो घुमा फिरा के रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। किसी क्वेश्चंस में कान इधर से पकड़ा है तो किसी दूसरे क्वेश्चंस में कान उधर से पकड़ लिया, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट सेंस आपकी लगभग वही होती है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओशनोग्राफी का पहला क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन जनरली हम लोग समुद्री धाराएं और ज्वार भाटा तो पढ़ के जाते हैं, लेकिन समुद्री तरंगों के बारे में जनरली ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए समुद्री तरंगों को भी थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है कि तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो हम तीनों की एक एक लाइन परिभाषा दे देंगे, तीनों की परिभाषा और कारण की, है ना। मेन आपका देखेंगे तो तीनों की एक एक लाइन परिभाषा हो जानी चाहिए आपके, और उसके उत्पत्ति का कारण दे देंगे कि उसकी उत्पत्ति क्यों हो रही है, फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, उसकी ओरिजिन या फॉर्मेशन
का यदि कॉजेस आप दे देते हैं तो उतने से आपका कंपेयर करने के लिए, डिफरेंस बताने के लिए, है ना, ओरिजिन या उसका फॉर्मेशन क्यों होता है वो आप दे देंगे। तीनों के बारे में बेसिक जानकारी, इतनी इन्फॉर्मेशन शुरुआत में दे देनी है तीनों के बारे में। क्या होगा मैं बताऊंगा अभी। उसके बाद तीनों को डिफरेंस क्या है, कुछ पॉइंट्स लास्ट में मैंने फ्लो चार्ट लिया हुआ है, उन पॉइंट्स को लेकर के डिफरेंस भी बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले समुद्री तरंग, तो जैसे मैं क्लास में हमेशा शुरुआत करता हूँ कि महासागरीय जल में, यदि हम महासागरीय जल की बात करें तो महासागरीय जल में 3 प्रकार की गतियाँ होती है ना। शुरुआत ही मैं यहाँ से करता हूँ। जब महासागरीय धाराएं पढ़ाता हूँ तो मेरी शुरुआत ही यही रहती है। मेरे नोट्स में जो बच्चे मेरी क्लास में रेगुलर किए होंगे, तो महासागरीय जल में आपके जो 3 प्रकार की गतियाँ मिलती है। इसमें जो है 3 प्रकार की क्या मिलती है, गतियाँ मिलती है। एक तरंगों के रूप में, तो सी वेव्स कहते हैं, समुद्री तरंगे कहते हैं। एक धाराओं के रूप में, करेंट्स कहते हैं। और तीसरा है आपका ज्वार भाटा। तो स्टार्टिंग यहाँ से कर सकते हैं आप, इंट्रोडक्शन यहाँ से दे सकते हैं कि महासागरों में, महासागरीय जल में 3 प्रकार की गतियाँ पाई जाती है। उसके बाद तरंगे, तो तरंगों की उत्पत्ति के लिए मेन कारण होता है इसकी उत्पत्ति के लिए निरंतर चलने वाली पवनें, विंड्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि तरंगों के घर्षण के कारण से, तरंगों की घर्षण के कारण से जो समुद्री जल है वह क्या होता है, हवाओं के साथ साथ आगे बढ़ता है। हवाओं के साथ साथ क्या होता है, हवाएं चलती है तो उसकी सतह के साथ फ्रिक्शन होता है ना। फिर जल भी बहने लगता है, तो जल में इस तरीके से तरंगें उत्पन्न हो जाती है। फिर नीचे की जल भी आपके जो है उसके संपर्क में रहता है। तो इस तरीके से हवाओं के प्रभाव से, उसके घर्षण के कारण से, शियर एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, शियर, SHEAR, शियर, शियरिंग के कारण से, तो ये आपका क्या होता है, जो गति उत्पन्न होती है इसे हम लोग समुद्री तरंगे कहते हैं। तो शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। उसका मूल कारण क्या हो गया, आपका जो है हवाएं। फिर दूसरा आपका धाराएं क्या होती है। तो धाराओं की जो परिभाषा है मैंने आपको दिया था कि धाराओं की परिभाषा होती है नदी के समान, नदी के समान महासागरीय जल में एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत जो गति होती है महासागरीय जल में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, महासागरीय धाराएं कहते हैं। एक निश्चित दिशा में नदी के समान महासागरीय जल में जो प्रवाह पाया जाता है उसको हम लोग महासागरीय धाराएं कहते हैं, जिसके अंतर्गत आपका पूरा का पूरा ऊपरी सतह से लेकर के महासागरीय तल का जल प्रभावित होता है। ऊपरी सतह का जल तो प्रभावित होता ही है, उसके साथ साथ नीचे बॉटम महासागरीय तली का भी जल जो है उसके विपरीत, इसको हम लोग सरफेस करंट कहते हैं, सतही धारा कहते हैं। और नीचे वाली धारा को हम लोग बॉटम करंट कहते हैं, अधोवाहिनी धारा कहते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे। तो धाराओं के बारे में बेसिक जानकारी कि धाराएं क्या होती है, एक निश्चित दिशा में नदी के समान जल का प्रवाह, उसको धाराएं कहा जाता है। फिर धाराओं की उत्पत्ति के बारे में आप यहाँ पर दे सकते हैं, धाराओं की उत्पत्ति के बारे में। तो ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद धाराओं की उत्पत्ति किसी एक कारण से नहीं होती है, कई कारकों का परिणाम होती है। धाराओं की जो उत्पत्ति है वह कई कारकों का क्या होती है, परिणाम होती है। तो धाराओं की उत्पत्ति के लिए मैं हमेशा एक फ्लो चार्ट्स बनवाता हूँ बच्चों से क्लास में। उस फ्लो चार्ट्स को बना देंगे तो सामने वाला चेक करके क्या हो जाएगा, आपका जो है अच्छे से बना देंगे जो भी बताने वाला हूँ, तो डेफिनेटली वह समझ जाएगा कि आपकी समझ अच्छी है धाराओं को लेकर के, इसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होता है पृथ्वी की घूर्णन गति, है ना, रोटेशनल मूवमेंट ऑफ अर्थ। पहली जो घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं हम लोग जो है, परिभ्रमण गति, इसके कारण से विषुवत रेखीय जल, डिटेल नहीं लिखना है यहाँ पे, हमें बस फ्लो चार्ट्स में पॉइंट्स दे देना है, क्योंकि धाराओं की उत्पत्ति के बारे में लिखने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वर्ड्स हो जाएंगे, हमें 150 वर्ड्स में पूरा आंसर कवर करना है। तो उत्पत्ति के लिए कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं,
जिसमें पहला फैक्टर है रोटेशनल मूवमेंट, घूर्णन गति, जिसके कारण से सभी महासागरों में जो उत्स्वत रेखीय धाराएं जनरेट होती है, विषुवत रेखीय धाराएं जो चलती है, इक्वेटोरियल करंट जो चलती है, उसी का परिणाम होती है। तो ये लिख सकते हैं, विषुवत रेखीय धाराओं की उत्पत्ति करके यहाँ पे लिख करके काम चला सकते हैं, उत्पत्ति। आगे बस समझ में। दूसरा आपका जो है अधसागरीय कारक, सब मैरिनल फैक्टर्स, अधसागरीय कारक आपका जो है मतलब समुद्र से जल के संबंध में जो विशेषताएं हैं उसको लेकर के चलते हैं। तो अधसागरीय कारक बोल दो, या महासागरीय जल से संबंधित कारक बोल दो, या फिर आपके जो है महासागरीय जल की भौतिक विशेषताएं कह दो। इसमें क्या आएंगे, महासागरीय जल का तापमान आता है, महासागरीय जल की लवणता आती है, और महासागरीय जल का घनत्व आता है। तापमान और लवणता का प्रभाव घनत्व में पड़ता है। ये तीनों में जो अंतर पाया जाता है, तापमान लवणता और लवणता, तापमान के कारण से घनत्व में अंतर पाया जाता है, उसके कारण से जल के तल में परिवर्तन होता है। जल के तल में आपका एक तरफ वृद्धि हो जाएगी, एक तरफ कमी हो जाएगी। तो अधिक जल तल से कम जल तल की ओर जल का प्रवाह इस तरीके से प्रारंभ हो जाता है, और नीचे ही नीचे जल फिर से बॉटम में इसके विपरीत प्रवाहित होता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझ गए होंगे, मेरे वाले बच्चे समझ ही गए होंगे, क्योंकि मैंने इसको कॉन्सेप्ट को क्लास में अच्छे से करवाया हुआ है। तो अधसागरीय कारक में इसमें महासागरीय जल का तापमान, लवणता और घनत्व में अंतर, इन तीनों कारणों से एक क्वेश्चन आया भी है, आने पिछले 1-2 सालों में मिल जाएगा हमें। इन तीनों में अंतर के कारण से धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है। तो ओवरऑल तापमान और लवणता का प्रभाव सीधा घनत्व को प्रभावित करता है। जहाँ पे घनत्व ज़्यादा हो गया पानी का तल नीचे जाएगा, जहाँ पे घनत्व कम होगा वहाँ पे पानी का तल ऊपर आएगा, और इस तरीके से जल आपका क्या होगा, अधिक कम घनत्व से अधिक घनत्व की ओर बहने लगेगा, सरफेस वाटर, और नीचे ही नीचे उसका उल्टा विपरीत प्रवाह देखा जाएगा आपका बॉटम करेंट्स के रूप में। ये कॉन्सेप्ट दे देंगे। फिर आपका बाह्य सागरीय कारक या वायुमंडलीय कारक के रूप में भी इसको मैं डिस्कस करता हूँ। एटमॉस्फेरिक फैक्टर बोल सकते हो, या आउटर या एक्स्ट्रा मैरिनल फैक्टर्स बोल सकते हो, है ना। आपका जो है बाह्य सागरीय कारक आपका समुद्र के अलावा, ये मुख्य रूप से क्लाइमेट से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, वायुमंडल से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, उसको डाला जाता है। तो इसमें हम लोग आते हैं वायुदाब में अंतर, वायुदाब में डिफरेंस के कारण से जल का प्रवाह कैसे होता है उसको बताना है। मतलब यहाँ डिटेल नहीं बताना है, आपको सिर्फ पॉइंट दे देना है, क्योंकि उत्पत्ति यहाँ पे पूछा नहीं है, लेकिन उत्पत्ति के बारे में ये सभी फैक्टर्स लिख दोगे। मैंने कहा ना कि थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए अदर्स की तुलना में आपके आंसर में। तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी डेप्थ से संबंधित चीज़ों को यदि आप डाल देंगे तो सामने वाला डेफिनेटली समझ जाएगा कि आपकी समझ उस टॉपिक पर अच्छी है, और उसके बेस पे वो नंबर देता है। तो वायुदाब में अंतर। दूसरा आपका हवाएं, प्रचलित हवाएं खास करके, है ना, प्रीवेलिंग विंड्स या ग्लोबल विंड्स, या जिसको हम लोग कहते हैं प्रीवेलिंग विंड्स या ग्लोबल विंड्स कहते हैं, वो आपके प्रभावित करती है। फिर वर्षा और वाष्पीकरण का अनुपात, वर्षा की मात्रा, वर्षा और वाष्पीकरण का अनुपात, ये प्रभावित करता है आपके जो है। और उसके अलावा जो है हिम का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस, हिम का पिघलना। तो ये फैक्टर्स बाह्य सागरीय कारक में आते हैं। तो इतना कम से कम धाराओं की एक लाइन परिभाषा और उत्पत्ति के संदर्भ में ये चार्ट्स तुरंत बना देना विद इन अ सेकंड्स, विद इन अ मिनट्स, तो आपका काम धाराओं के बारे में हो जाएगा। फिर आते हैं ज्वार भाटा में। तो ज्वार भाटा का कारण सीधा सीधा है पृथ्वी और सूर्य के आकर्षण बल के कारण से, पृथ्वी और सूर्य के आकर्षण बल के कारण से। तो पूरा कॉन्सेप्ट दे देना है कि महासागरीय जल में जो उभार उत्पन्न हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो है ज्वार कहते हैं, और फिर पानी वापस लौटता है उसको हम लोग भाटा कहते हैं। और इसके लिए मेन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है मून का। हालांकि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, लेकिन नियर होने के कारण से उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। एक साथ 2 स्थानों पे ज्वार आता है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देंगे ताकि लगे कि हाँ इसके बारे में भी आप ठीक ठाक जानते हैं। तो जो भी मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया है क्लास में बच्चों को,
और बाकी जो अदर इंस्टीट्यूट्स के बच्चे अदर कई जगह से तैयारी कर रहे हैं तो उसको डेप्थ में कॉन्सेप्ट पता होगा। तो आप जानते हैं कि एक साथ दो स्थानों पर क्या होता है, ज्वार आता है। लगभग 24 घंटे 52 मिनट का डिफरेंस और दो ज्वारों के बीच में 13 घंटे आपका 26 मिनट का डिफरेंस होता है। तो एक और सामान्यतः यदि ऊंचा ज्वार आता है, दूसरी ओर उसकी तुलना में कम ऊंचा ज्वार होता है। तो सूर्य, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखना है, ज्वार भाटा जो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण से महासागरीय जल में जो उभार होता है उसको ज्वार, और वापस लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं, भाटा कहा जाता है। सामान्यतः किसी भी स्थान में दिन में 2 ज्वार आते हैं और 2 भाटे आते हैं। इतना लिख करके अब थोड़ा सा ये डायग्राम बना करके, बिना डायग्राम के मज़ा नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट दे देना है तो ज्वार भाटा की जल की गति हो जाएगी। तो इस तरीके से तीनों में मेन ये डेफिनेशन दे करके आप काम चला सकते हो। उसके बाद फिर मैंने लास्ट में एक कंपैरिजन चार्ट लिया हुआ है, ठीक है। तरंग के बारे में मैं चूँकि अपने बच्चों को कम पढ़ाया था, इसके बारे में उतना एक दो चीज़ें बताई थी मैंने, तो उसको डिस्कस करूँगा अभी मैं, इसलिए मैंने ये डायग्राम अलग से लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग समुद्री धाराएं, ज्वार भाटा क्या होता है वो बता देंगे। पहले समुद्री तरंग क्या होती है बता दिए, फिर समुद्री तरंगों का महत्व, ये सब मैंने बाद में बताने के लिए लिया हुआ है। और इनमें जो अंतर है वो हमारे काम का है, तो ये अंतर के लिए हमारे पास ये वाला डायग्राम है। तो ये कुछ अंतर के पॉइंट्स है, कारण हमने डिस्कस किया, तो ये कारण हमने ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ये पैराग्राफ में आ गए आपके, जो है उसकी ज़रूरत दोबारा नहीं है। गति का स्वरूप, अभी समुद्री तरंगों की विशेषताएं देखेंगे। तो समुद्र में जो तरंगें उत्पन्न होती है उसमें जल के कणों की गति नहीं होती, सिर्फ ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। जल के कण यहीं पर आपका जो है गोलाकार मार्ग में क्या करते रहते हैं, दोलन करते रहते हैं। सिर्फ ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, इसीलिए आगे के जल में तरंग उत्पन्न होती है, फिर से एनर्जी ट्रांसफर होती है, फिर तरंग उत्पन्न होती है। इसलिए बचपन में आपने कभी नाव, कागज़ की नाव चलाया होगा, और समुद्र में या समुद्र नहीं भी गए होंगे तो झील में जो लहरें बनती है उसमें यदि कागज़ की नाव रख दोगे तो कागज़ की नाव आगे नहीं बढ़ती है, वह एक लहर के ऊपर या तरंग के ऊपर ही आगे पीछे इस तरीके से होते रहती है, क्योंकि वहाँ पे जल आगे नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ जल अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है। इस कारण से जो समुद्री तरंगे हो या जल में जो भी तरंगे बनती है उसमें जल के कणों का ट्रांसफ़र नहीं होता है। जल के कण सर्कुलर फॉर्म में, वृत्ताकार फॉर्म में एक जगह पे क्या होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन एनर्जी चूँकि ट्रांसफ़र हो रही है इसलिए आगे वाले जल में भी तरंग उत्पन्न हो जाती है और हमें लगता है कि पानी आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये बचपन में आप कागज़ की नाव चलाए होंगे तो आपको थोड़ा बहुत अनुभव होगा। तो इस तरीके से इसमें जो गति का स्वरूप है दोलनात्मक होता है। महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बताया, एक दिशा मैंने बताया, एक निश्चित दिशा में क्षैतिज रूप से नदी के समान आगे बढ़ती है बताया मैंने। और इसमें टाइड्स में क्या होता है, पानी जल का, महासागरीय जल का पानी एक बार ऊपर उठता है फिर नीचे लौटता है। तो यहाँ पे आपका वर्टिकल राइज एंड फॉल ऑफ सी, राइज एंड फॉल ऑफ सी को कहा जाता है आपका राइड्स एंड लीप्स कहा जाता है। तो ये एक अंतर हो गया आपका जल की वास्तविक गति, जिसमें शुद्ध जल परिवहन नहीं होता है। शुद्ध जल का मतलब जो वास्तव में जो जल है आगे की ओर ट्रांसफर नहीं होता है, मैंने बताया सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसमें धाराएं बताया एक नदी के समान ही आगे बढ़ती है ना, इसमें तो सिर्फ कण आपके आगे पीछे होते रहते हैं। और ये आवर्ती जल गति का मतलब हो गया कि दिन में 2 बार, एक बार पानी ऊपर चढ़ता है और फिर वापस लौटता है, जिसको पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ वाटर कहा गया है। तो इस तरीके से ये आपका दिया हुआ है। रेगुलरिटी ये अनियमित होती है, समुद्री तरंगे कभी ऊंची कभी नीची, तेजी से आएंगी कभी धीरे आएंगी। तो ये हवाओं की गति पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, आपकी जो है हवाओं की गति पे डिपेंड करती है। तो ये हवाओं की गति पे निर्भर करती है। फिर ये अर्धस्थायी मतलब सेमी परमानेंट टू परमानेंट, ये लगभग परमानेंट ही होती है। कुछ होती है जो समय के अनुसार, मौसम के अनुसार थोड़ा बहुत उसमें आपका जो है अस्थायीपन देखा जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से देखेंगे तो सालों भर ये निरंतर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कुछ को अपवाद है तो धाराएं पढ़ेंगे तो उसमें, जैसे सोमाली करंट है तो सिर्फ ग्रीष्मकाल में होती है,
तो कुछ करेंट्स जो है बस अस्थायी ऑलमोस्ट परमानेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेमी परमानेंट टू परमानेंट लगभग, लेकिन अधिकांशतः परमानेंट। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि अधिकांशतः स्थायी होती है, जो पर्टिकुलर सालों भर हमेशा एक पर्टिकुलर दिशा में चलते रहती है, और कुछ महासागरीय धाराएं कुछ पर्टिकुलर मौसम में रहती है, ऋतु में रहती है, बाद में नहीं रहती है। और ये भी आपका डायर्नल, इसको दैनिक घटना है, दैनिक रूप से डायर्नल है ना, आपका जो है डायर्नल फिनोमिना है। ये आपका डायर्नल का मतलब दिन में आने वाली, दिन में घटने वाली फिनोमिना। सामान्यतः मैंने कहा कि दिन में आपके जो है 2 ज्वार आते हैं किसी भी स्थान पे, सामान्यतः जो है किसी भी स्थान पे 2 ज्वार भाटा आते हैं, तो ये पॉइंट लिख सकते हो। समुद्री तरंगें स्थानीय होती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने हिसाब से हवाएं जिधर चलती है, जैसे चलती है उसके अकॉर्डिंग। ये आपका कुछ स्थानीय धाराएं भी होती है, अधिकांशतः वैश्विक होती है, जो इक्वेटर से स्टार्ट होकर के आगे तक बढ़ती है। इसका भी ग्लोबल प्रभाव होता है, हालांकि ये प्रादेशिक घटना मानी जाती है, रीजनल फिनोमिना मानी जाती है। अलग अलग महासागरों में जो स्थैतिक तरंग सिद्धांत पढ़ेंगे आप ऑप्शनल में, तो उसमें रीजनल फिनोमिना माना गया है। तो स्थैतिक तरंग सिद्धांत के अनुसार विश्व में सभी जगह होती है, लेकिन वह स्थानिक प्रादेशिक घटना के रूप में देख सकते हैं, स्थानिक नहीं कहेंगे, प्रादेशिक घटना के रूप में देख सकते हैं। समय तरंगे 24/7 आवर्स चलती है, हवाओं के साथ साथ टकराती है, फिर टूटती है, फिर वापस, तो इस तरीके से चलते रहती है। तो अल्पकालिक तो लिखना अच्छा नहीं होगा यहाँ पर लिख सकते हैं आपका जो 24/7 आवर्स हवाओं के प्रभाव से समुद्र में तरंगे चलते रहती है। धाराएं भी ये लगभग हमेशा चलते रहती है ना। मैंने कहा कि अधिकांशतः सालों भर एग्जिस्ट करती है, कुछ धाराओं को छोड़ दो, और ये पर्टिकुलर दिन में 2 बार मैंने बताया फिक्स पीरियोडिक टाइम सर्किल होता है, 24 घंटे 52 मिनट में जो है 2 ज्वार आ जाते हैं, 24 घंटे 52 मिनट में किसी भी स्थान पे 2 ज्वार आ जाते हैं। तो ये पॉइंट डिस्कस कर देना है आपका जो है। नियंत्रक तत्व, इसमें भी हवाओं की गति है, अवधि, फेज का मतलब जल के साथ कितना घर्षण हो रहा है, पवन पट्टियाँ, कोरियोलिस बल, ये भी, और अंतःसागरी ओशन बेसिन से अंतःसागरी कारक, 3 मुख्य रूप से इसको क्या करती, दिशाओं को प्रभावित करती है। कोरियोलिस बल, बॉटम, तटों की आकृति, ये सब मैंने लिखवाया था। ये सब पॉइंट्स आएंगे जो महासागरीय धाराओं को क्या करती है, प्रभावित करती है, उसकी दिशा और गति को। इसमें भी जो है कई सारे फैक्टर्स है, तटों की गहराई है ना, जो सूर्य चंद्रमा की स्थिति, इसके आधार पे कई प्रकार के ज्वार भाटा बनते हैं, दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार, अभ्भू ज्वार, उभ्भू ज्वार है ना। ये सब आपके जो है कई सारे फैक्टर्स है, सूर्य और चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति के आधार पर ज्वार भाटा की ऊंचाई में परिवर्तन होते रहता है। साथ ही साथ सागर की गहराई, तटों की स्थिति, ये सब भी जो है ज्वार भाटा की ऊंचाई वगैरह को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये सब पॉइंट्स आ जाएंगे आपके। फिर इसका भौगोलिक मत, तटीय अपवर्तन और तटीय स्थलाकृतियों का जो निर्माण है, तटों की जो आकृति वगैरह है समुद्री तरंगों से निर्धारित होती है। ये पूरे विश्व की क्लाइमेट और परिवहन वगैरह अन्य चीज़ों को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये भी बंदरगाह, ज्वारी ऊर्जा और बंदरगाहों के जो जहाज है उनको आने जाने के समय आदि के निर्धारण के लिए यूज किए जाते हैं। तो इस तरीके से इन तीनों में ये डिफरेंस पाया जाता है। तो ये जो कंटेंट मैंने आपको दिया है, इस कंटेंट को आप कितने अच्छे से लिख पाते हैं उस पर डिपेंड करेगा आपका कितना मार्क्स आएगा, कितनी आपकी समझ है, कितना अच्छे से आपने समझा हुआ है, कितना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है। और इस टाइप के आंसर्स में आपको 10 नंबर का क्वेश्चन है, यदि आपने बहुत अच्छे से लिख दिया तो 7+ नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर भी ला सकती हो, क्योंकि इसमें कुछ भी काटने की संभावना नहीं है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छी है, कम समय में अच्छे से लिख लिया आपने, फ्लो चार्ट्स वगैरह बता दिया, तो 10 नंबर में 9 नंबर तक भी हम ला सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी इफ एंड बट्स नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर क्या पूरी तरह से साइंटिफिकली डिफाइंड है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये डिफरेंस लिखना था, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिया हुआ है, इसलिए लिया है कि क्लास के अंतर्गत मैंने तरंगे नहीं पढ़ाई थी, तरंगों का जिक्र तो किया था, सर्व क्या होती है, सर्ज क्या होता है, ये सब मैंने वर्ड्स डिफाइन किए थे, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं पढ़ाई थी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके एक लाइन परिभाषा, तरंगे क्या होती है, ये मैंने डायग्राम, इसकी गति का स्वरूप क्या होता है, वृत्ताकार बताया मैंने अभी, गहराई बढ़ने पर कक्षा का व्यास घटता है,
आधी तरंग का प्रभाव समाप्त हो जाता है। मतलब आधी तरंग का प्रभाव समाप्त हो जाने का मतलब ये है कि ये तरंग हो गई। अब ये आगे की तरंग के लिए सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करेगी, यहाँ पर तरंग आगे नहीं बढ़ेगी, यहाँ पे सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगा। ये तरंग आप यही पानी में जल के कणों की गति यही खत्म हो जाती है। तो आधी तरंग के बाद सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है, जल कणों का ट्रांसफर नहीं होता है। तो इस सेंस में यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, तरंगदैर्ध्य का मतलब जानते हैं, किसी भी तरंग या जल तरंग में भी हम इसको श्रृंग कहते हैं, क्रेस्ट, इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्रेस्ट कहेंगे, इसको ट्रफ या गर्त कहेंगे, ट्रफ कहेंगे आपके जो है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है आपका क्रमशः दो श्रृंगों के बीच का बोल दो या क्रमशः दो गर्तों के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज नोन एज वेवलेंथ, तरंगदैर्ध्य कहलाती है। तो यहाँ पर आधी तरंगदैर्ध्य पर तरंग का प्रभाव क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मतलब सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगी, इसके आधे के बाद आधी जल कणों की गति नहीं होगी। तो ये वेव बेस के रूप में उसको लिया गया। तो इसी को मैंने यहाँ पे लिया हुआ, किस तरीके से पार्टिकल्स मूव करते हैं, ध्यान से देख सकते हो। मैंने बताया क्रेस्ट ट्रफ जो होता है वेव मूवमेंट में। ये वेव हाइट हो गई आपकी, ये आपकी क्या हो गई, वेव हाइट। ये वेवलेंथ मैंने बताया तरंगदैर्ध्य होती है, दो क्रेस्ट या दो गर्तों के बीच की दूरी। हाइट का मतलब हो गया आपका ये क्रेस्ट, दो क्रेस्टों के बीच जो ट्रफ होता है उसकी गहराई जो होगी वही वेव हाइट कहलाती है। आपका जो है दो क्रेस्ट के बीच में। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, कभी काम आएंगे आपको एग्जाम में, आने वाले एग्जाम्स में। तो मेरा इसका उद्देश्य यही है कि मैं आपको इतना प्रैक्टिस करा दूं कि कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसका आंसर आसानी से सोच करके लिख सके। तो वो आंसर राइटिंग क्लास में मेरा मेन पर्पज़ है। तो ये अभी ऑप्शनल के लिए स्टार्ट किया है, कुछ दिनों बाद जीएस का भी टॉपिक वाइज स्टार्ट होगा। अभी हमारा प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज क्लासेस रेगुलर चल रही है, एमसीक्यूज आपके जो डिस्कशन चल रहा है पीवाईक्यूज बेस पे, और उसके बाद फिर अदर प्रैक्टिस करवाएंगे हम लोग को मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रीमियर एकेडमी, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ये वेवलेंथ हो गया आपका जो है। उत्पत्ति का कारण मैंने बताया, पवन तरंगे होती है, पवन घर्षण दाब भिन्नता कर्तन बल, ये शियर फोर्स, जिसको शियर फोर्स का मतलब है कि इस पौने स्पर्श में आती है तो एक फोर्स लगाती है आपका जो, तो घर्षण तो होता ही है, घर्षण के साथ स्पर्श रेखीय एक टेंजियल फोर्स है ना, टेंजियल फोर्स कहते हैं, उसके कारण से भी जल आगे बढ़ता है। जल का मतलब एनर्जी आगे बढ़ती है, तरंगों में मैंने कहा जल आगे नहीं बढ़ता है, आपका एनर्जी आगे बढ़ती है। तो पवन घर्षण दाब भिन्नता ये सब उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कारण है, जो ऊर्जा प्रदान करती है, समुद्र सतह की ऊर्जा करती है, प्रदान करती है। तो ये आपका नोट डाउन कर लीजिएगा, पॉज करके आप लोग इस तरीके से थोड़ा सा कि हवाएं चल रही, हवाएं जल को इस तरीके से क्या करती है, फ्रिक्शन शियरिंग के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर करते जाते हैं, इस तरीके से वेव्स जनरेट होती है। स्वेल क्या होता है, बीच, तो तट होता है आपका जो है। फेज का मतलब होता है आपका हवाओं के जो प्रभाव जहाँ तक पड़ रहा है उसको फेज एरिया कहते हैं, FETH, फेजिंग। तो ये सब कभी कभी कीवर्ड्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। स्टॉर्म का मतलब बड़े तूफान हो गए, तूफान आएंगे तो तरंगे और बड़ी बड़ी उत्पन्न होती है, तो ये आपका थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। इनका महत्व हमारे लिए, तट रेखाओं का निर्माण, अवसादों का पुनर्वितरण, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन, तरंग ऊर्जा का स्रोत आदि ये बन सकते हैं। तो महत्व वगैरह थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे नहीं लिखना है, इस क्वेश्चन के आंसर में नहीं लिखना है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ समुद्री तरंगों के बारे में। कुछ जनरली समुद्री तरंगों के बारे में हम ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, इसलिए मैं दे रहा हूँ, है ना। समुद्री तरंगों को हम लोग, हालांकि सिलेबस में तरंगे और धाराएं करके वर्ड है, तो धाराएं तो पढ़ लेते हैं, तरंगे भूल जाते हैं। तो जैसे मैं भी भूल गया क्लास में पढ़ाना, कुछ चीज़ें डिस्कस की थी मैंने, तरंगे क्या होती है, उत्पत्ति कैसे होती है, सर्फ क्या होता है ना, बैकवाश क्या होता है, तो ये सब मैंने डिस्कस किया था। सर्फिंग का मतलब, सर्फ का मतलब क्या होता है तरंगों के प्रकारों में। जब तट से तरंगे टकरा के ऊपर उठती है तो वो टूटती है, उसको आपका जो है ब्रेक होती है, उसको सर्फ कहा जाता है। तो ये यहाँ पर है, ये डिफरेंस मैंने बता दिया। इसके अलावा कुछ चीज़ें और लिया है मैंने, तरंगों का वर्गीकरण लिया है बेस्ड ऑन ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पे। तो
विंड वेव्स, ये कॉमनली हम लोग जानते हैं, जो मैंने बताया कि मुख्यतः तरंगों की उत्पत्ति का मेन कारण क्या है आपका जो है हवाओं का चलना, पवनों का चलना ही मेन कारण है, जो सामान्यतः लोकल विंड्स या प्रिवेलिंग विंड्स आदि के माध्यम से चलते रहते हैं। स्वेल क्या होता है, ये वर्ड है, ये सब कीवर्ड्स याद रखिएगा, कभी कभी इस तरीके से कीवर्ड को लेकर के ही क्वेश्चन बना देता है शॉर्ट नोट्स 10 नंबर का 150 वर्ड्स। तो अब स्वेल पूछेगा तो पूरा तरंगों का ही कॉन्सेप्ट देके आपको उसको समझाना पड़ेगा। तो स्वेल की परिभाषा तो एक लाइन में खत्म हो जाएगी। तो लॉन्ग स्मूथ वेव्स फॉर्म अवे फ्रॉम स्टॉर्म एरियाज एंड ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, उसको हम लोग क्या कहते हैं आपका जो है स्वेल्स कहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, स्वेल्स कहते हैं। तूफानी क्षेत्रों से दूर उत्पन्न दीर्घ एवं नियमित तरंगे जो हजारों किलोमीटर तक यात्रा करती है। मतलब समुद्र के जल में है ना, जब कुछ बड़ी बड़ी तरंगे उत्पन्न हो गई तूफान या तीव्र हवाओं के कारण से, तूफानी तरंगे हो गए, तो ये तो यहाँ पे ऊंचे हैं, लेकिन इसके प्रभाव के कारण से फिर छोटी तरंगे जनरेट होती है और ये दूर तक इस तरीके से क्या करती है, आगे ट्रेवल करती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वेल कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपका जो है स्वेल का मतलब क्या है, तो नोट डाउन कर लीजिए, काम आएगा। तूफानी क्षेत्रों से दूर उत्पन्न दीर्घ नियमित तरंगों को स्वेल कहा जाता है। तो ये पॉइंट हो गया आपका। दूसरा आधार है कॉज, कारण के कारण। तो सुनामी हम लोग जानते हैं भूकंप के कारण से अत्यधिक असाधारण ऊंचाई की तरंगे 15, 20, 25, 30, 35 फीट तरंगे उत्पन्न होती है, उसको हम लोग सुनामी कहते हैं। जिसका मूल कारण है भूकंप, जो महासागर के अंदर महासागरीय तली पर आते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन वगैरह जो है खुले समुद्र में कम ऊंचाई पर होते हैं, लेकिन तट पर पहुंचते ही अत्यधिक ऊंचाई वाले हो जाते हैं और पूरा तहस नहस। सुनामी आप जानते ही हैं, नहीं जानते तो फिर चुल्लू भर पानी में बिना पानी के डूब मरने की ज़रूरत है। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो और एग्जाम देने मेंस या प्रीलिम्स जा रहे हो, सुनामी नहीं पता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। ठीक है, बात को बुरा मत लीजिएगा, लेकिन सच्चाई है ये। ठीक है, चलिए सीच है ना, ये आपका SEICH, तो हिंदी वाले तो सीच ही पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन सी से या सेस है आपके जो है। ये क्या होती है, आंशिक या पूर्ण रूप से बंद जलाशयों उत्पन्न स्थिर तरंगों को हम लोग क्या कहते हैं आपका सैस। ये सब वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश वर्ड जरूर याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि सैस से पकड़ नहीं पाओगे। सीच करके वर्ड है आपका। स्टैंडिंग वेव्स इन इनक्लोज्ड और सेमी इनक्लोज्ड वाटर बॉडीज, मतलब बंद सागरों में या आंशिक बंद सागरों में जो तरंगे चलते रहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीज कहते हैं। जो खड़ी तरंगे, ऊंची तरंगे होती है, क्योंकि बंद सागर है तो डेप्थ के आधार पर डीप वाटर वेव्स होती है, गहरे पानी की तरंगे जिसका समुद्र तल से कोई इंटरेक्शन नहीं होता। समुद्र तली है वैसे, ये तली से कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, बॉटम है ना, सी बॉटम, इंटरेक्शन विद सी फ्लोर, नो इंटरेक्शन विद सी फ्लोर। समुद्री तली से कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, गोलाकार गति बरकरार रहती है। तो गोलाकार गति इसकी बरकरार, उथले पानी की तरह समुद्र तली से प्रभावित होती है, जिससे लहरें टूट जाती है। तो ये आपका उथले तट से टकराएंगी, तली तट मतलब तलीय हो गया, तली तो महासागरीय तली से इस तरीके से टकराती है, तेजी से ऊपर उठती है और ब्रेक होकर के फिर आपका वापस लौटती है, जिसे हम लोग सर्फ कहते हैं। आगे आगे वर्ड सर्फिंग, जिसका वर्ड यहाँ से सर्फिंग वर्ड वहाँ से आया हुआ है। तो गहराई के आधार पर हो गया, और ये 3 प्रकार अलग अलग प्रकारों में हमने डिवाइड किया हुआ है, 3 आधारों पर। तो तरंगों का वर्गीकरण में कुछ कीवर्ड्स याद रखिएगा। स्वेल क्या होता है आपका जो है, ये तो कॉमन है, विंड वाला। सी, ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, सीज क्या होता है। सुनामी तो एक अलग से टॉपिक ही आपका जो है तो पढ़ोगी। सीज क्या होता है ये सब आपको पता होना चाहिए। सर्फ वगैरह वर्ड बताया था मैंने कि जो तरंगे टूटती है उसको सर्फ कहा जाता है। जैसे आपका जो है तरंग टूट कर सर्फ बनाती है तट के पास पहुंचने के बाद, तो सर्फिंग क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। पानी नीचे से आता है, बैक वाटर कहते हैं हम लोग, जो पानी वापस लौटता है। तो ये सब वर्ड्स आपको क्लियर होने चाहिए, उसके बेस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। टूटने वाली तरंगों के भी कुछ प्रकार दिए हुए, ये सब प्रीलिम्स वगैरह में पूछ सकता है, बेसिक जानकारी इसलिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। टूटने वाली तरंगों के प्रकार, स्पिलिंग टाइप का मतलब होगा मंद ढाल वाले तटों पर जो होते हैं स्पिलिंग कहेंगे। प्लंजिंग का मतलब थोड़ा सा तेज तीव्र ढाल वाली चीज़ें होंगी वहाँ पर होगा। उससे ज़्यादा तीव्र ढाल है तो सर्जिंग। सर्जिंग हमने आपका जो वर्ड है सर्ज, जो धीरे धीरे तट की ओर आती है और फिर तेज़ी से क्या होती है आपकी जो है ऊंचाई वाली जो तरंगे होती है उसको सर्ज कहा जाता है। तो इस तरीके से आपका जो है ये
टूटने वाली तरंगों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग वेव्स भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमने आज एक पहला क्वेश्चन डिस्कस किया, एक क्वेश्चन लिया है हमने जो है। तो इस तरीके से एक एक क्वेश्चन ही लेंगे हम, एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लूँगा मैं, क्योंकि तो ओशनोग्राफी आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो फिर से हम आपके जो है मेंस आंसर राइटिंग क्लासेस में ऑप्शनल का टॉपिक वाइज मैं डिस्कशन इस तरीके से करूँगा। कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे क्वेश्चंस में इसी तरह से मॉडल आंसर्स बना करके, और आप इसको PDF नहीं भेजूँगा मैं, ठीक है, इतना टाइम नहीं मिल पाता है अटैच करने के लिए। आपको क्या करना है, पेन कॉपी लेना है, और ये जैसे ये पेज आ गया आपके सामने, पॉज मारना है, नोट डाउन करना है, और इस तरीके से थोड़ा सा नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। कुछ टॉपिक्स जहाँ पे लगता है कि जनरली नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ाया जाता है, उसको इस तरीके से मैं डिटेल में भी कंटेंट दे दूंगा ताकि आप लोग उसको कवर कर सकें। और जो भी मेरी क्लास के बच्चे हैं उनको भी यदि कोई टॉपिक मेरा छूटा होगा क्लास में तो इसी के साथ साथ वो कवर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को पसंद आया होगा, और थैंक यू फॉर दैट, ध्यान से सुनने के लिए मैं आप लोग सभी का आभारी हूँ, और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने ध्यान से दिल से मुझे सुना। थैंक यू।